अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन कॉशियस स्टैंस की तरफ देखे गए, एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी कह सकते हैं हम इसे, और एक पूरी कंप्लीटली वॉलेटाइल सिचुएशन देखी गई। आज के दिन जो न्यूज़ है जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहने पे मजबूर करती रही, वो था हमारा पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट। आज के दिन पॉलिसी रेट अनाउंस किया गया अब से कुछ देर कबल, और वो अनचेंज रखा गया जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि इंडिकेशन थी लास्ट मंथ की। लेकिन होता ये है समटाइम्स कि अबव दी एक्सपेक्टेशन चीजें हो जाती हैं और लोअर दी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो ये था आज का सिनेरियो। और इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं IMF के रिव्यू की, जो कि एक मीटिंग है 28 जैन। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ चीजें जो कि इन्वेस्टर्स को वाकई कॉशियस रहने पे मजबूर करते रही, वही एक ग्लिम्स आज के मार्केट में हमने देखा। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। Let's have a look on daily highlights. आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,000 18.46 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 45,000 44.51, लोअर वाज 44,797.42 एंड फाइनली क्लोजर 44,923.91। लुक एट द चार्ट, हमने आज के दिन ये विटनेस किया है कि इंट्राडे हाई भी हमारे पास मौजूद है और इंट्राडे लोअर पे हम जबकि पॉइंट लूज करते हैं तो यहाँ पे क्लोजर में हमारी रिकवरी भी हो रही है। इट मीन्स के सेंटिमेंट्स मौजूद हैं, कॉशियस स्टैंस है अमिड, मगर चीजें जो है वो काफी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में। 94.37 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली 160.21 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 15.75 मिलियन शेयर का। वैल्यू वाइज काफी ड्राइनेस दिखाई देती है 5.74 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑलिस्क्रिप बीइंग इन रेड टेरिटरी, साइनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.19 के डिक्लाइन के साथ। 6.18 पे क्लोजर, 25.45 मिलियन शेयर ट्रेडेड। सेकेंडली TRG 4.01 का डिक्लाइन, 80.89 पे क्लोजर, 21.12 मिलियन शेयर ट्रेडेड। एंड लास्टली हेस्कॉल 0.64 का डिक्लाइन देखा गया, 6.03 पे क्लोजर रहा, 11.82 का कारोबार रहा। कुछ न्यूज है हेस्कॉल के हवाले से मार्केट में, तो इसका भी इम्पैक्ट आज के दिन काफी हद तक मार्केट में दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ओवरऑल स्क्रिप्ट पे काफी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि डेली बेसिस पे वॉल्यूम लीडर दिखाई दे रहे थे, उनसे ज्यादा आते हुए दिखाई दिया। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफी एक्टिविटी दिखाई देती है और जब से ये पैकेज दिया गया, कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बाद कोविड के जो एक डेज थे, काफी हद तक मेस नजर आ रहा था पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इनिशिएटिव्स दिए गए, खासकर कंस्ट्रक्शन पैकेज जैसा एक पैकेज दिया गया, इसके आने के बाद बिल्कुल चेंजेस आ गए। हम कह सकते हैं कि मार्केट पे, इकोनॉमी पे उसका बहुत ही मुस्बत असर पड़ा और वही असर अब तक दिखाई दे रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। वो एक फ्लरिशनेस दिखाई दे रही है, जो एक अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के खतरात थे उनको भी काफी हद तक टैकल किया गया और कोविड जैसे चैलेंज से निपटा भी गया। तो ये आज के दिन हम डिस्कस करने वाले कंस्ट्रक्शन सेक्टर और जो अभी के सिनेरियो में जो दिखाई दे रहा है, यानी कि अब के टाइम में जो दिखाई दे रहा है, एक्टिविटीज क्या चल रही है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम कहां तक काम कर रही है, ये तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैगम एम रिजवी साहब, आप चेयरमैन हैं PM हाउसिंग टास्क फोर्स के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान नकी साहब, आप हैं फॉर्मर चेयरमैन आबाद SR। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और इस वक्त जो हूँ मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। राइट सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। ओवरऑल सर आपसे ही आगाज करेंगे और मैं चाहूंगी आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन भी दें। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बात हो रही है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो एक एक हैवी वेटेड इंडस्ट्री जब पूरे मुल्क की चलती हुई दिखाई देती है तो कहते हैं कि पूरी उससे अलाई इंडस्ट्रीज का सनती पहिया भी चलने लगता है। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जैसे, कोविड जैसे इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद इस इंडस्ट्री को चलते हुए देखना कितना ज्यादा हम कहेंगे मुतमईन करता है। इसके अंदर एक चीज मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताता हूँ, ये कि आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर अनस्किल्ड लेबर को सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जी। और 120 रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है जी, जो उससे जुड़ी हुई। अच्छा। और हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर ने इंसेंटिव्स दिए नया पाकिस्तान और क्या कहते हैं मेरा पाकिस्तान में, तो उसको बहुत ज्यादा उसका खैर मकदम करते हैं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आए। उसके अंदर जो उन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम कर दिया था, उसके अलावा फिर
मिनिस्ट्री का था, उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसके जो है असरात आएंगे। राइट। बैगम साहब, आपसे पूछते चलते हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है अब्दुर्रहमान साहब ने। ओवरऑल दिखाई ये देता है कि हाउसिंग स्कीम्स तो आ रही हैं, खासकर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव भी था। आप क्या समझते हैं कि आम लोगों की पहुंच में है ये सारी चीजें, अभी तक उनको ये मयसर हैं, और अगर मिल रही हैं तो ये आसानियों की तरफ है या मुश्किलात की तरफ है? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि पहले हमें यह तय करना चाहिए कौम को कि क्या ये घरों की अशद ज़रूरत है, और दूसरा क्या कि जो ज़रूरत है वो किस सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन में है। अच्छा, मतलब देखिए, लोग पूछते हैं कि जो 1 मिलियन हाउसिंग यूनिट इमरान खान साहब ने कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया ये वो। हमें ये नहीं एहसास कि हमारा पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री जिस हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है। लास्ट ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ 45 लाख नेट इजाफा हुआ। 6% पर हाउस होल्ड से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 7.5 लाख घरों की ज़रूरत एक साल में पैदा हुई, उससे जो आबादी में इजाफा हुआ है। बाकी पिछला हमारे पास 10 से 11 मिलियन की शॉर्टेज है, तो वो डालें तो आपको 10 लाख से भी कहीं ज्यादा बनाने चाहिए। तो इसका मतलब है एक चीज अगर कौम ये समझ ले कि 10 लाख 12 लाख या 7 लाख नॉट डिलीवरिंग इज नॉट एन ऑप्शन। तो अगर हमारी आबादी में इजाफा हो गया है उनको चाहिए। अब आपने सवाल किया कि जी किस सेगमेंट, देखिए पाकिस्तान में होता है जो हाई इनकम सेगमेंट होता है, एक मिडिल इनकम सेगमेंट और एक लो इनकम सेगमेंट। हाई इनकम सेगमेंट का हाउसिंग इशू इसलिए नहीं होता कि जो मैं और आप करें कि वो देखते हैं किस लोकेशन में मुझे बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, उनकी अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं होती। मिडिल इनकम सेगमेंट की दूसरा होता है, वो कहता है अच्छा मैं यहाँ ना बना लूँ, मैं वहाँ बना लूँ। लो इनकम सेगमेंट जो है वो ख्वाब की शक्ल में होता है, जरूरत भी होती है। तो उस जिसे हम लोग कहते हैं लो इनकम को अफोर्डेबल बनाना पड़ता है। तो जिसे हम लोग एक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग। वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें वी कैन नॉट बी डन विदाउट द गवर्नमेंट एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, फैसिलिटेशन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो फैसिलिटीज दी, स्टेट बैंक का मैं जो बाद में आपकी बातों में जिक्र करूंगा, फाइनेंस साइड इस वक्त बहुत इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, ये है टू एम्पावर दी लो इनकम सेगमेंट। और उसमें आप सारे देखें 5 मरला का, 10 मरला का, इस कॉस्ट का, तो ये बिल्कुल एक इशू तो है ही। और इसमें हमें ये सबको सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब हो या कोई हो, हमें ये अपनी नस्लों के लिए ये घर देने हैं। ये कौम का मसला है, किसी एक लीडर का मसला नहीं है। क्योंकि जब ये पैकेज दिया जा रहा था तो उस पर यही बताया जा रहा था कि वो तबका जो किराए पे रहता है, जिसको महीना गुजरते किराया देने में मुश्किल होती है, उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए दिया जा रहा है। और जब ये दिया गया वाकई ये एक ब्लेसिंग रहा पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। अच्छा सर, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही है, एक्टिविटी कैसे देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, जबकि ओवरऑल अगर नया पाकिस्तान को हटा दें थोड़ा सा, अगर पूरे मुल्क के अंदर डैम्स के हवाले से या डिफरेंट एक्टिविटीज देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कितनी एक्टिविटी देखते हैं? देखिए मेरी जो समझ है और बताती है कि देखिए जैसे हम लोग कहते हैं जब मैं और आप घर बनाने लगते हैं तो पहले नक्शा ये वो आपको ग्राउंड से उठता हुआ घर थोड़े दिन बाद नजर आता है। बिल्कुल इसी तरह ये पॉलिसी बनी, फिर उसके बाद प्रोग्राम बने। मैं चेयरमैन था टास्क फोर्स का जिसका काम था पॉलिसीज वाला बनाना। उसके बाद अथॉरिटी बनाई, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट में, पंजाब में है पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी है, इस तरह सूबों में PHA है पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी। इनको कहा जो इन्होंने बनाने, एग्जीक्यूशन जो है जिसे हम कहते हैं घर बनाने का काम हमारा पॉलिसी वालों का नहीं था। अब वो मामला अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जा चुका है और इस पर यकीन कीजिए कि तकरीबन कोई 250 के करीब 243 डेवलपर्स लोगों ने अपनी डिफरेंट तरह की प्रपोजल्स नेफ्डा को दे रखी हैं, सूबों में दे रखी हैं। उसमें तकरीबन 45,000 घर तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का जो नेफ्डा खुद बना रही है पब्लिक सेक्टर की जमीन पर, वो काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो है बेइंतहा घर 243 जिसका मैंने जिक्र किया है, अगर उनको इंशाअल्लाह अल्लाह करे तो उससे 30 लाख घर का जो मंसूबे हैं गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं हाउसिंग को तारीख से देखता हूं क्योंकि मेरा वर्ल्ड बैंक में भी काम किया, पाकिस्तान में भी किया। ये जो मोमेंटम है हाउसिंग का, रियल एस्टेट सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन का, ये इससे पहले नहीं था। कुछ इश्यूज भी आते हैं, जैसे इन्होंने अभी फिक्स टैक्स रिजीम का इशू किया, ये FBR के, IMF के, वो आपको पता है हमारे और आपके तो एक पैकेज का हिस्सा है सर, तो लेकिन ये फिक्स टैक्स रिजीम
हमने ही प्रपोज किया था, और ये इनको डेवलपर्स को, ताकि ये अब सुनते हैं बाद ये लोग बेचारे कि जी ये विड्रॉ हो रही है, तो ये लोग डर जाते हैं। क्योंकि देखिए डेवलपर को हमें सपोर्ट इस तरह करना है, क्योंकि प्रोग्राम करेगा कोई तो प्राइवेट सेक्टर करेगा। इमरान खान साहब को जब मैंने पॉलिसी बनाई और माशाल्लाह उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो मेरी रिक्वेस्ट पर दिस इज द ओनली पॉलिसी विच वॉज पर्सनली अनाउंस्ड बाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एंड ही केम ऑल द वे डाउन टू आबाद हाउस एंड ही अनाउंस्ड दिस पॉलिसी इन कराची एट आबाद हाउस। और उनका जो की वर्ड आज भी रिकॉर्ड पे है, उनका था कि गवर्नमेंट विल प्ले द रोल ऑफ एनेबलर एंड फैसिलिटेटर। गवर्नमेंट विल प्ले रोल ऑफ एनेबलर एंड फैसिलिटेटर, डेवलपर विल बी द आबाद और डेवलपर इंडस्ट्री। जो पंजाब में पंजाब डेवलपर्स एसोसिएशन है, आबाद के मेंबर्स पर है, जो काम इन्होंने करना है। इसका पंजाब का नाम आ रहा है, सिंध का नाम नहीं आ रहा। देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी थोड़ा सा एक गैप दिखाई देता है। ये इश्यूज पॉलिटिकल थोड़े से हैं, बिल्कुल, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि सिंध गवर्नमेंट को भी इस चीज का एहसास होता जा रहा है कि अगर हम पीछे रह जाएंगे तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आवाम तो घर चाहते हैं ना, वो नेगेटिव देखें। अभी उनको पंजाब में कितना काम हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा उसमें, लेकिन जब उनको नजर आना शुरू होगा, अभी 10,000 घर जो है बिल्कुल लो इनकम सेगमेंट के पंजाब में उन्होंने डिफरेंट पेरी अर्बन जैसे कहते हैं शुरू किए। जब लोग देखेंगे तो मेरी जो मालूमात हैं कि सिंध गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिवली और अब ये काम कर रही है, और आबाद की मेजर लीडरशिप इन कराची में है। तो सिंध गवर्नमेंट के लिए तो इस काम प्रोजेक्ट को इन लोगों का सिर्फ थपकी दे और इनको फैसिलिटेट करें। अब्दुल रहमान साहब इस स्माइलिंग में आपसे लूंगी आपका पॉइंट, एक ब्रेक की जाने चलते स्टे ट्यून्ड। ओवरऑल बात ये चल रही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और हम कहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट का जो गैप होता है वो गैप क्यों होता है, खासकर कंस्ट्रक्शन जैसी एक्टिविटी में जो इसमें पूरे मुल्क का ही फायदा है। यहाँ पे थोड़ा सा देखने की जरूरत है। तो अब्दुल रहमान साहब मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। अब्दुल रहमान साहब, क्या दिखाई दे रहा है? जब आप जैगम साहब बात कर रहे थे तो आप काफी स्माइल कर रहे थे। एक्चुअली बात ये कि हमारे काफी सारे मेंबर्स जो हैं वो पंजाब चले गए काम करने के लिए। यहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है, अप्रूवल्स के अंदर काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। दूसरे एक और हर्डल जो अगर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर एनओसीज हमें लेनी होती हैं। तो उनके केपीटीआर जो बाय लॉज उसके अंदर लिखे हैं, उसके अंदर एक ये भी है कि जी हमें सिविल एविएशन और पीएफ से जो है वो हाइट की परमिशन लेनी होती है, एनओसी लेनी होती है। उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग करी सिविल एविएशन ने, उन्होंने कहा जी कि हमने ये आपको जो है पूरा एक चार्ट दे दिया, इसके अंदर फनल है, इसके हिसाब से हम नहीं दिया करेंगे एनओसी, और जो अथॉरिटीज हैं वो खुद ही इसको देखें और फिर अप्रूवल्स दें। और एसपीसी जो है वो बगैर इस एनओसी के अप्रूवल्स नहीं दे रहा। तो तकरीबन कोई 350 अप्रूवल्स है जो एसपीसीए के अंदर स्टार्टअप है, और बिल्डर्स और डेवलपर्स जो है वो काम नहीं कर पा रहे उसकी वजह से। जी अराउंड 300 एप्लीकेशन वहाँ पड़ी है, प्रपोजल्स पड़े हुए। जी ऐसे पैकेज को मिस करना, ये अपॉर्चुनिटी है जो चाहते हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वो काम करके दिखाएं, डिलीवर करें, आवाम को सस्ते मकान दें, उनके लिए ये प्रपोजल्स अभी तक उनके पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? कोई रीजन, कोई जवाब नहीं देता। एक्चुअली जो पोर्टल है उसके अंदर अगर आपने इनरोल होना है तो उसके लिए आपको एनओसी फॉर सेल जो होती है वो डालनी पड़ती है, और एनओसी फॉर सेल जब भी मिलती है जब आपकी अप्रूवल हो जाती है, आपको सेल करने की परमिशन मिले। तो हमारी रिक्वेस्ट ये होगी थी कि जो फिक्स टैक्स रिजीम थी और एमनेस्टी थी इसको एक्सटेंड किया जाए, जो हमारी अप्रूवल्स पेंडिंग पड़ी हैं उनको जो है वो जल्दी मुकम्मल किया जाए, और ताकि हम उसके अंदर इनरोल हो सके। कोविड की वजह से काफी सारे जो काम है वो रुक गए थे, तो इसको एटलीस्ट जो ये कंसिडर किया जाए, 1 साल तक तो कम से कम इसको एक्सटेंड करें। कंप्लीशन डेट वाज 23 सितंबर, यानी ईयर 2023 तक हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। उस नई अप्रूवल्स अगर दी जाती हैं तो नई इनरोलमेंट होती हैं तो उसको भी एक्सटेंड किया जाए। और दूसरा एक और चीज जो आप कहना चाहूँगा, जो बहुत ज्यादा इस वक्त जो इन्फ्लेशन इंटरनेशनली हुई है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है इंडस्ट्री। लास्ट ईयर प्राइसेस जो स्टील की थी 100% स्टील की प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ है, सीमेंट की प्राइसेस में तकरीबन 25% का इजाफा हुआ है। ये इंटरनेशनल है जी। तो इसके अंदर जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे ब्लिट हमारा रॉ मटेरियल है फॉर स्टील इंडस्ट्री, उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी इस वक्त जो है तकरीबन कोई 15% है। ओके, मतलब ड्यूटी के अलावा रेगुलेटरी ड्यूटी एडिशनल लगाई है। उसको अगर हम विड्रॉ करते हैं तो एटलीस्ट 15 to 20%
स्टील के प्राइसेस जो है वो तो जब आप reduce हो किसी जाएंगी। मुल्क से सामान अपना लेते हैं और आप भी जब वहाँ दे रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो रेगुलेटरी ड्यूटीज तो प्रोपोर्शनल रखी जाती हैं दोनों कंट्रीज के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये हुई वो बेगम साहब भी ये समझ रहे हैं, सेकंड करेंगे। और दूसरी बात ये टैक्स के हवाले से जो बात की है आपने, तो वो ऑब्वियसली टैक्स ज्यादा है, तो टैक्स के हवाले से अक्सर हमारे प्रोग्राम में एनालिस्ट भी कहते रहे हैं स्टील प्राइसेस क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो बाहर से आता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ड्यूटी की बात नहीं करी। ड्यूटी जो है वो 5% वो तो है ही जी। लोकल इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करने के लिए रेगुलेटरी ड्यूटी वो लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टील में जब से बंद हुए पाकिस्तान के अंदर जो है वो आयरन ओर से ब्लेड नहीं बन रहे। यहाँ पे जितना भी ब्लेड बनता है वो श्रेडेड स्क्रैप मंगवाते हैं और उससे ब्लेड बनाते हैं। हम कहते हैं आप ब्लेड की परमिशन तो आपने इम्पोर्ट की दी हुई है, लेकिन इसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी आपने लगा दी एडिशनल, उसको विड्रॉ करते हैं। ड्यूटी विड्रॉ करने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने 2 पॉइंट्स स्टील सेक्टर के ऊपर जिक्र किया। स्टील सेक्टर के ऊपर वैसे भी काफी बिल्डर हजरात जो है वो अपना पॉइंट दे चुके हैं। सीमेंट की आपने बात की, सीमेंट सेक्टर में कोल प्राइसेस अप हो गए थे जिसका एक इम्पैक्ट आया था, अब तो थोड़े से नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं, तो क्या उन्होंने ये पास ऑन नहीं किया जब उन्होंने अपना एक बोझ पास ऑन कर दिया था, तो अब जब प्राइस कम हो गए तो उन्होंने वापस नहीं लिए? नहीं जी, अब तक नहीं करे। और सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि कार्टेल है, जिसकी वजह से जो है वो सीमेंट सप्लाई को वो रोक लेते हैं, कर्टेल करते हैं और प्राइसेस बढ़ाते हैं सीमेंट की। जी, इसको जो है वो मोनोपोली कमीशन जो है उसको देखना चाहिए। जी राइट। चले जैगम साहब से पूछते हैं। जैगम साहब, रेगुलेटरी ड्यूटी का मसला है वो हमें दूसरे कंट्रीज से जो हम आपको पता है कि एग्रीमेंट्स करते हैं, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हो या वो दूसरे तरीके के एग्रीमेंट हो, उसके अंदर रेगुलेटरी ड्यूटी प्रोपोर्शन रखी जाती है दोनों कंट्रीज के लिए, तो ऐसा जो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं वो कितना वैलिड है? देखिए, मैं तो इसका कॉन्सेप्ट के बड़ा फर्क समझता हूँ। जैसे भाई ने बात की कि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो स्टील तकरीबन 1 लाख रुपए टन था। बिल्कुल। आज तकरीबन 2 लाख रुपए टन है। हमने कहा था जी गरीब का घर 30 लाख में बनेगा। अब वो 30 लाख में घर जब स्टील इज द मेन और सीमेंट इज द मेन, उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो भाई गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जी वो किन वजूहात में बढ़ रही है और उनको ड्यूटीज और इन चीज़ों को कम करें। दूसरा जो मेरा एक फलसफा हमेशा है, देखिए पाकिस्तान में स्टील की प्रोडक्शन क्या है, 4 मिलियन टन भी नहीं। स्टील मिल बंद पड़ी है, तवार की स्टील बंद पड़ी है, दोनों तकरीबन 2.5 मिलियन टन की कैपेसिटी है। ईरान जैसा मुल्क वो तकरीबन 15-16 मिलियन टन स्टील अपने मुल्क में बनाता है। हम जो है वो जो स्टील इंडस्ट्री की 2 बनी थी, इतना पैसा खर्च हुआ, और स्टील मिल और तवार की स्टील मिल का जो अल्टीमेट टारगेट था कि लोकल रॉ मटेरियल से बनाएंगे, लोकल ओर से बनाएंगे। कोयटा वगैरह में है, हम इम्पोर्टेड स्क्रैप वगैरह से बनाते हैं। इम्पोर्टेड डॉलर अगर 100 का 160 हो जाएगा, किसी प्रोड्यूसर का भी कसूर नहीं है, वो खुद चीजें बढ़नी है, लेकिन लोकल में जब हम आएंगे तो ये देखिए ना कि कैपेसिटी स्टील की आपको बढ़ा। इसी तरह जो मेरा ये कहना ये जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि गरीबों का घर जब बनाना है तो मैं चाहता हूँ लो कॉस्ट हो, तो उसमें जो भी चीजें लगनी हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टील अगर गरीब के घर, मैक्सिको में ये हुआ, उन्होंने कहा जी गरीबों के हम घर बना रहे हैं, और उन्होंने मैक्सिको की अदारा था, उसने ये कहा कि जी जो डायरेक्ट प्रोडक्शन साइट पर स्टील जाएगा उस पर टैक्स नहीं। क्या स्लोगन था? बहुत प्यारा स्लोगन था, यू कैन नॉट टैक्स द पुअर एंड हेल्प द पुअर एट द सेम टाइम। कि मैं गरीब को चाह रहा हूं कि घर भी गरीब मिले, लेकिन उसको इनडायरेक्टली इन लोगों पे और मटेरियल पे और सारे, फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या ये हुआ ना कि ये तो डायरेक्टली जो है वो कोई पैकेज जो गवर्नमेंट ने दिया है, इनिशिएटिव दिया है लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए, ये तो फिर हम कह सकते हैं ना कि कोई इनडायरेक्टली जाया हो रहा है, इनडायरेक्टली जाया भी हो रहा है, और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कोई ऐसा रिलीफ। मेरा एक आर्गूमेंट रहा है हमेशा कि देखिए आपने डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन पे तो वहां पे ना टैक्स लगाएं, लेकिन आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, जो कोई गाड़ी चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कहीं मिल में वो सीमेंट बन रहा है, जहां मिल में स्टील बन रहा होगा, टाइल्स बन रही होंगी, तो गवर्नमेंट को वहां से बहुत टैक्स, वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो आपको सिर्फ उस जगह पे टैक्स नहीं लगाना, जो उसके रिलेटेड बेइंतहा चीजों पे तो टैक्स ऑलरेडी, लेकिन जब वो उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट के टैक्स में कमी नहीं होगी। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर हम पहले मिसाल है कि 1 लाख घर बना रहे थे सालाना पाकिस्तान में, अगर हम 5 लाख घर बनाना शुरू करेंगे
तो वो रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाले तनख्वाहें देंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मसला है, वो तो एनओसी का भी मसला बोल रहे हैं कि उन्हें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से वो जो ये कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, उसको गवर्नमेंट समझती भी है, कर नहीं पा रही। अभी ये हुआ था जी 90 डेज में सारी अप्रूवल आ जाएंगी, 60 डेज में सारी अप्रूवल आ जाएंगी। हम अभी तक इस मुल्क में इफेक्टिवली कर नहीं पाए। इंडिया में आप जाइए, ये काम हो चुका है, होना चाहिए, इंडिया में हो चुका है, ये पंजाब में भी हो चुका है। पंजाब में काफी हद तक में हो चुका है। जैसे आप मैंने जिक्र किया था पंजाब में, जो जिस पे आप कह रही मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल ठीक मुस्कुरा रहे थे। एक आबाद है जिसके तकरीबन 1000 मेंबर्स हैं, उनको कराची, इनके कराची जो बना है आज भी मशहूर हैं हम अल-मेमार के और अल हसन के, जिन्होंने अगर हाई राइज ना बनाए होते कराची में कब 40-50 साल पहले, तो 25-25 हज़ार में उन्होंने अपार्टमेंट दिए। आज ये कराची तो तबाह बर्बाद हो चुका होता अगर ये उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाई राइज, पूरे मुल्क में नहीं है, अब जाके शुरू हो रहा है कहीं कहीं। कराची में 50 साल पहले हाई राइज का कॉन्सेप्ट लाए, कौन लाए? यही डेवलपर लोग लाए। इन्होंने ये इंडस्ट्री ली, उन्होंने, हाँ, इनको ये कहो कि भाई घर अच्छी क्वालिटी के बनाओ, इनको ये कहो कि जी घरों में वहाँ पे साथ पार्किंग स्पेस रखो, वो सारी चीजें ये सुनने के लिए तैयार है। इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सपोर्ट भी करें, बिल्कुल। लेकिन ये चीज है कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो डेवलपर है, यही नहीं दुनिया भर में डेवलपर जो है यही बनाता है। इनको इंसेंटिवाइज करें। इन डायरेक्ट टैक्सेस आपको इतने आएंगे, इनके स्टील पर टैक्स न लगाएं, पर्टिकुलरली जो लो इनकम सेगमेंट है, इनके और मटीरियल पे। तो फिर इनको टीयर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, कोई चीज ऐसी तो वाजे करनी पड़ेगी ना। वो तो आसान है। देखिए, जब आप एक बार कर लें, जो प्रोजेक्ट अप्रूव हो, वो क्यों मैंने बताया आपको मैक्सिको की मिसाल दी, जो प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो उनके बिल ऑफ क्वांटिटीज भी अप्रूव होते हैं कि ये जो मिसाल है कि जी 1000 घरों का जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, नकी साहब ला रहे हैं, इसके जब अप्रूवल्स होती हैं, ड्राइंग्स बनती हैं, तो बिल ऑफ क्वांटिटीज मीनिंग कितना स्टील यूज होगा, कितना सीमेंट यूज होगा, कितनी टाइल, इस सारा कागज पे लिखा होता है। इनको उतने ही स्टील के ऊपर हमने कंसेशन देना है, उतने ही सीमेंट पर कंसेशन। ये को हम नई चीज नहीं ईजाद कर रहे, ये दुनिया में ये चीज हो रहा है। 3 स्टेजेस पे, जैसे मैंने कहा मैक्सिको की एक मिसाल में दे रहा हूँ, वो स्टेजेस में जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट में स्टील प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट पूरे लेता है, गवर्नमेंट के टैक्स उस स्टील पर जो लो इनकम के लिए बन रहा है नहीं लिए जाते। अच्छा, ये स्टील सेक्टर में हमने बात की काफी, स्टील की जो एक प्राइस की हवाले से कंस्ट्रक्शन पैकेज जब से आया है, जब से ये पॉइंट आउट हो रहा है, तो अभी डिबेट चल रही है या किसी मराहिल में ये पहुंच गया है आगे आने वाले दिनों में कि इस पर कोई काम हो भी सकता है कि हाँ ये डिवीजन हो सकता है? देखिए, नकी साहब ज्यादा बताएंगे, लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूं कि मैं काफी ऐसे, मैंने वर्ल्ड बैंक भी काम किया, 10 साल में वाशिंगटन रह के 25 मुल्कों में काम किया। पाकिस्तान की तारीख में अगर आगे सवाल करेंगे तो मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दूंगा। पहली बार है कि ये कंस्ट्रक्शन एज ए वाइब्रेंट डिस्कशन शुरू हुई है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्रीज को कंसेशन देना, इनको जरूरत है, इनके इश्यूज, पहले तो किसी ने सोचा ही, एक स्लोगन दे दिया मैं घर बनाओ जी, लेकिन मतलब है कि जो स्लोगन दे दिया ये होगा। नवाज शरीफ साहब के दौर में अपना घर प्रोग्राम का स्लोगन था। इस बार एक यकीन कीजिए कि इस वक्त आलम यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नेवर इन द हिस्ट्री हैज हैपेंड कि तकरीबन 200 से ज्यादा मीटिंग्स वो हर थर्सडे करते हैं कंस्ट्रक्शन, हर थर्सडे वो करते हैं। तो वो जो है, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इज सो कमिटेड। अब काम कौम को भी तो आगे बढ़ के करना है, मुख्तलिफ अदारों को भी सपोर्ट करना है, उनका तो काम है, पूछते हैं अभी करो क्या। सर, एक चीज और जो आपने पॉइंट आउट की है वो है डॉलर की वैल्यूएशन। 178 के अराउंड डॉलर दिखाई दे रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि डॉलर की वैल्यूएशन को भी इस पैकेज के स्टार्ट में कंसीडर करना चाहिए था कि अभी 150 है, अभी 178 है? देखिए, वो चीज जो आप कह रही है ना, कुछ जैसे चीजें इम्पोर्टेड हैं उनके इम्पैक्ट को विजुअलाइज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि वो भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पॉसिबल होगा। लेकिन मेन चीज जो है कि जैसे मैंने कहा, स्टील हम ग्रेजुअली मूव करें लोकल पे, उसका इम्पोर्ट कंपोनेंट जो हम स्क्रैप वगैरह मंगा के स्टील बना रहे हैं उसको लोकल पे जाएं। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन में आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में सैनिटरी वेयर्स बनते हैं, टाइलें बनती हैं, आप यकीन से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जाइए, बिला वजह कह रहे होते हैं जी ये फ्रांस से आ रहा है, ये इटली से आ रहा है। वाह, हमारी इसी इंडस्ट्री को क्वालिटी उनकी जबरदस्त है, कोई क्वालिटी नहीं। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, हमारी इंडस्ट्री जो है दे प्रोड्यूस बेस्ट, कुछ बेसिकली तो बना ही है, एक्सपोर्ट में भी हो रहा है अब तो ये। तो इनको थोड़ा सा और इंसेंटिवाइज करें। मैं क्यों हजारों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर जाया कर रहा हूँ इम्पोर्ट ऑफ दी, क्योंकि कुछ इलीट तबका कहता है तो ज्यादा दुकानें वो जी इटली का है, ये हमारी सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री
टायर्स वगैरह की इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री के साथ बैठ के जैसे इन्होंने कहा अप टू द मार्क दिखाई देती है। चलिए मैं जैगम उनसे भी पूछ लूँ ना, अब्दुर्रहमान साहब से ओवरऑल। अब्दुर्रहमान साहब, आपने देखा कि स्टील सेक्टर के ऊपर काफी हमारे पास चीजें तो मौजूद है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जा रही। बातें तो की जा रही हैं, ये भी हल मौजूद है, ये सोल्यूशन मौजूद है, इम्प्लीमेंट कब तक होगा? कोई जितनी प्ली आप कर रहे हैं, क्या उसका कोई आउटकम है? मैं भी यही दुआ करूँ जी कि इसके आउटकम हो और फैसले इसके ऊपर हो, इस पे जो है ड्यूटीज वगैरह रिड्यूस हो ताकि प्राइस रिड्यूस हो। खाली स्टील नहीं जी, जितने भी यहाँ पे अलाइड इंडस्ट्रीज, अगर आप बात करते हैं केबल की तो कॉपर इम्पोर्ट होता है, एल्युमिनियम की खिड़कियों की अगर आप बात करते हैं तो वो इम्पोर्ट होता है जी। तो डिवैल्यूएशन की वजह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में बेइंतहा इजाफा हुआ है जी। दूसरा, बिल्डर का जो रॉ मटेरियल है खाली बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, लैंड भी है जी। अच्छा। तो लैंड की एक्विजिशन वो भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जो यहाँ पे कराची के अंदर ज्यादा जो हाउसिंग की शॉर्टेज है वो फुलफिल जो करी है वो प्राइवेट डेवलपर्स ने करी है, गवर्नमेंट ने नहीं करी। राइट सर, यहाँ पॉज करूंगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, जबरदस्त गुफ्तगू जारी है, लैंड के हवाले से बात हो रही है। अब्दुर्रहमान साहब से पूछते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, आपको ही मैंने पॉज किया था, देखें आपको ही टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली जो बिल्डर डेवलप करते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले तो उनको लैंड रिक्वायर करनी होती है प्रोजेक्ट अनाउंस करने के लिए और प्लान करने के लिए। पहले यहाँ पे केडीए जो है वो स्कीम्स लेके आया करता था, केडीए स्कीम नंबर 1 से लेके स्कीम 45 तक। केडीए हॉक्सबी की स्कीम लेकर आया 42। ठीक है। उसके बाद फिर वो एक बहुत बड़ी स्कीम टेस्टर टाउन स्कीम 45 लेकर आए। उसके बाद ये वो केडी के टुकड़े हो गए, तो एक एमडीए बन गया, एलडीए बन गया। जो हॉक्स में है वो चला गया एलडीए के अंडर में, और टेस्टर टाउन जो है वो चला गया एमडीए के अंडर में। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी, स्कीम्स बहुत बड़ी हैं, लैंड बहुत है, लेकिन वहाँ पे जाके प्राइवेट बिल्डर काम नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि वहाँ पे लो कॉस्ट हाउसिंग शुरू की जा सके। पोटेंशियल वहाँ पे बहुत है लो कॉस्ट हाउसिंग का, क्योंकि शहर के बीचों बीच जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा है। दूसरा एक और चीज मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर कमर्शलाइजेशन पे बैन है। अच्छा जी, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि एटलीस्ट जो डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड्स हैं वहाँ पे कमर्शलाइजेशन अलाउ की जाए ताकि वहाँ पे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वहाँ पे काम कर सके। ये ना करने की वजह से मैं आपको फिर बताऊं कि अनऑर्गेनाइज्ड और इलीगल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट हो रहे हैं, वो पोर्शंस बन रहे हैं पूरे के पूरे शहर के अंदर जो कि इलीगल है और उनको यूटिलिटीज भी मिल रही हैं, लेकिन लीगल काम बंद कर रखें। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये होगी कि कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर, और मेरी जुडिशरी से भी अपील होगी कि कमर्शलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करें। सिंध के अंदर, कराची के अंदर जी, राइट, सिर्फ कराची में पाबंदी और कहीं नहीं, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। वजह ऐसा क्यों? कराची के साथ ना फिर कहते हैं कि फतेला सलूक नहीं होता। एक्चुअली जी क्या कहते हैं, वहाँ पे जो डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड है उस पर तो कमर्शलाइजेशन हुई, अनडिक्लेयर्ड रोड पे भी कमर्शलाइजेशन कर दी गई जो कि गलत है। लेकिन डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड पे कमर्शलाइजेशन नहीं रुकनी चाहिए थी और वो कंटिन्यू रहनी चाहिए थी। और जब देखिए कमर्शलाइजेशन फी जब गवर्नमेंट लेती है तो उसके अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेटरमेंट चार्जेस जो है वो लेते हैं। अब एचबीसीए ने या केडीए ने उन्होंने कमर्शलाइज करा, उनके पास कमर्शलाइजेशन फी आई तो उसके अंदर है कि 40% जो पैसे आएंगे वो उसको ट्रांसफर करेंगे केएमसी को ताकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो एनहांस कर सके। वो पैसे आज की तारीख तक ट्रांसफर नहीं रहा या काम होने दिया नहीं जा रहा? दोनों सूरतें जी, दोनों सूरतें, दोनों सूरतें जी बिल्कुल ऐसे ही। राइट, चलें जैगम साहब से पूछते हैं। जैगम साहब, देखिए ये इन्होंने जो कहा अब्दुर्रहमान साहब नकी साहब ने बहुत सही बात की। लैंड बिकॉज लैंड इज द मदर ऑफ द हाउसिंग। हाउसिंग जन्म लेती है तो जमीन से लेती है। अब कराची की सिर्फ मिसाल ने, बाकी अभी पूरे पाकिस्तान को छोड़ दें। कराची इज 55% ऑफ कराची इज स्लम्स, 55% कच्ची आबादी है कराची में। बाद स्टडीज कहती हैं कि 800 से 1000 कच्ची आबादी है। कच्ची आबादी की तो मिनिस्ट्री भी मौजूद है। वो इसलिए कि भाई वो एक वोट बैंक है ना, वो वोट बैंक है। उसमें आप जरा गौर कीजिए कि जो कच्ची आबादियां हैं किसी दुनिया में नहीं होगा इस तरह कि अफगानिस्तान, काबुल की आबादी है 29 लाख,
अनऑफिशियली बात लोग कहते हैं 35 लाख, तो मैंने काम किया वर्ल्ड बैंक की तरफ वहाँ जैसे कि 30 कराची में। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती कराची में, जिसे अफगान बस्ती कहते हैं, और उसका बाद अनऑफिशियल एस्टिमेट है वो 30 लाख से ऊपर। काबुल से बड़ा शहर जो अफगानी आबादी का है वो कराची में। कहीं ना कहीं तो वो इलीगल थे, जो अब चाहे पासपोर्ट हो या ना हो, बट दे वर नॉट पाकिस्तानी। पाकिस्तान में 2 कराची में बंगाली पाड़े हैं, कहीं ऐसे होता है? अच्छा। हाँ, कराची में आप जाइए, रोंगियन बर्मीज का भी सुना है कैंप खुल गया है। आप बताइए कि ये जमीन जो इतनी बड़ी जमीन है, इस जमीन को आप अगर कराची में जो इन्होंने कहा था कि सप्लाई की जाती, सारा सिस्टम बना के इनको दिया जाता, तो उस बस्ती में ये ग्राउंड +4, क्योंकि स्लम्स के बारे में ये कहा जाता है द मोस्ट इनएफिशिएंट यूज ऑफ द लैंड स्लम्स। डिफेंस में 3 कच्ची आबादियां, डिफेंस कराची में नीरम कॉलोनी 3 कच्ची आबादियां। वो जमीन बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स की वैल्यू की है। वो हर्नैंडो डुसेटो की किताब है मिस्ट्री ऑफ कैपिटल, उसमें वो कहता है द सम द पीपल लिव on land value billions of dollars which is of no use to them and no use to the society at large. स्लम जिसे हम लोग कहते हैं स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अभी कराची में कुछ काम हो रहा है, लेकिन हमारे ये काम है हो रहा होता नहीं है। आपको सर ने बोला उन्हें दिया भी नहीं जा रहा और हो भी नहीं रहा, दोनों काम है। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स देखिए, पाकिस्तान क्वार्टर्स जहांगीर मार्ग 332 एकड़ हार्ट ऑफ द सिटी पे, इस पे हमने पूरी स्कीम बनाई। आरिफ अजम साहब मोहतरम एक्सपर्ट हैं स्लम्स के, मैंने और उन्होंने मिलकर स्कीम बनाई 332 एकड़ पे। उन वहां पे बसने वाले को हर एक को घर भी देते थे, और फिर भी बिलियंस के हिसाब से सरप्लस होता। 3 कॉर्नर पे कमर्शियल प्लाजा बनाते हैं। लूप होल का है, रीजन है कि वो आगे चीजें इधर चलेगी। इसी तरह आप जाएं कराची में FC एरिया की कॉलोनी 220 एकड़ पे स्लम। लाहौर में वाद कॉलोनी तकरीबन 200 से ऊपर उस स्लम बन चुकी है। अब आजकल पंजाब में उस पर काम हो रहा है। वाद कॉलोनी को हम इंडिया में इस अथॉरिटी बनी है स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी। काश हम इसको संजीदगी से देखें कि भाई तो सारे उन लोगों को ये नहीं कि हम निकालेंगे जी। दुनिया में ये मॉडल हो रहा है कि जो लीगल स्लम लीगल रहने वाले, मतलब है कहीं जैसे मार्टन क्वार्टर में जाएं, कुछ लोग हैं जिनके अब्बा रहते थे, वो उनका हक तो नहीं है, लेकिन वो चलो हम विरासत का हक मान लें, तो ऐसे लोगों को उन्होंने घर दिए हैं। तो इनमें से मेजॉरिटी लोगों को आज आप हाई राइज बनाएं, इन्हीं लोगों से कहें आप ये ऐसे हाई राइज बनाएंगे 3 कॉर्नर्स पे। आप देखें क्या कराची का, सिर्फ एक मिसाल में समझाने के लिए दे रहा हूँ, जहांगीर रोड, जमशेद रोड, मार्टन रोड, इससे ट्रायंगल 332 एकड़ पे। जो हमारी प्रपोजल थी कि अगर इनके कॉर्नर्स पे 10-10 एकड़ पे कमर्शियल मॉल आउटलेट मॉल बनाए जाते हैं। कराची का पूरे पाकिस्तान में 10 एकड़ पे कोई मॉल नहीं है, और ये सेंटर ऑफ द सिटी पे है। ये उसी से कमर्शलाइजेशन से इतना पैसा जनरेट होता है कि बाकी 300 एकड़ पे जो है वो बेहतरीन किस्म की हाउसिंग प्रपोजल्स तो बनाए जा रहे हैं और चीजों को यूटिलाइज करने के लिए भी मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन मैच्योरिटी नहीं आ रही है। उसकी वजह अभी मैं आपको मिसाल दूं, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड उन्होंने भी प्रपोजल बनाया कि जो स्लम्स इनको हम हटा के उसको नए से इसकी प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन होता ये कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वो ये डरते हैं कि डरते हैं जी कि बाद में हम पे केसेस ना बन जाए, कोई इनिशिएटिव लेते हुए भी। इस चीज से भी लोग जो है वो बहुत ज्यादा डरे हुए जी। देखिए वो जो आप कह रहे हैं ना जी, ये बात तो मैं मान लेता हूँ। जो चीज गलत काम तो इस मुल्क में बगैर किसी से पूछे होते रहे, अब सही काम करने के लिए जो चीजें करनी है कर लो भाई। आखिर इतने जो नहीं, आप जो अथॉरिटीज हैं बैठे, अब देखना अगर 332 एकड़ जहांगीर रोड, आज आप जाइए अंदर तो जा ही नहीं सकते, आप टोटल जनाजा नहीं निकाल सकते, इतनी बात गलियां इतनी तंग हो चुकी हैं। आप कोई कराची है ना, उनको सबको मिल जाएगा। आखिर बॉम्बे में क्यों हो रहा है? स्लम डेवलपमेंट अथॉरिटी है उड़ीसा में, बिहार में, वो ये इसी टाइप के प्रोजेक्ट्स को IFC इन्वॉल्व रही, उन्होंने किया। आज वहाँ पे लोग भी सब खुश हैं। कोई आदमी 2 कमरों के बेहतरीन फ्लैट में रह रहा है जो पहले झुग्गी में रहता था, और क्या चाहिए, तो वो बहुत खुश हैं। कुछ लोग वहाँ से बेच के चले गए, उन्होंने आधी कीमत पे कहीं और घर ले लिया और बाकी पैसा अपने बैंक में डाल के खा रहे हैं। तो मतलब दिस इज समथिंग टोटल मुल्क के लिए भी फायदेमंद। सबको मिल बैठना है कि भाई इशू कहाँ है, जहाँ पे लैब केसेस बनते हैं, जहाँ पे हम गलत काम कर रहे होते हैं।
उन गलत कामों को सीधा करने के लिए आप गवर्नमेंट बैठ जाए, स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं और ये काम शुरू हो जाए। इस वक्त जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्वार्टर्स के ऊपर नजीब हारून इन्वॉल्व थे, फॉरेस्ट्री एरिया क्वार्टर पे ये सारी स्कीमें बन के गई हैं। गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की लैंड है, लेकिन कोई वो प्रेशर नहीं है। हम प्रेशर डेवलप करें, इन लोगों से डेवलपर से बिड लें कि भाई तुम्हारी स्कीम क्या है, तुम इंडिया में क्या है। यही हो रहा है कि वो जब एक एरिया देख लेते हैं कि एक दिन में सबको नहीं निकाला जाएगा। स्लम को रीडेवलप जब किया जाता है तो फेजेस में किया जाता है। जैसे कि 20% फेज 1 में होगा, जब उनको रिहेबिलिटेट कर देंगे, फिर 20%, फिर 20, और डेवलपर्स लाते हैं अपनी स्कीम कि जी मैं ये दूंगा जिसकी बेस्ट बिड होती है, और एक ही डेवलपर को 330 एकड़ देना नहीं है, उसको हम पीस मिल में डालेंगे। तो ये दुनिया में मॉडल हैं। राइट, अब्दुर्रहमान साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं कहूँगा जी कि जो बायलॉज हैं उनकी भी अपडेट जो है वो रेगुलरली होने चाहिए। वो भी बहुत ज्यादा एक चीज है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट और बूस्ट कर सकता है। एक आपको मैं मिसाल देता हूँ बांग्लादेश में ढाका की, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो आबादी बढ़ गई, कंजेशन हो गया, लोगों की गाड़ियां जो है वो रोडों पे खड़ी होती थी। वो लोग उन्होंने फिर अपने बायलॉज अपडेट किए। उन्होंने ये कह रहा है कि अगर 120 गज का भी किसी का मकान है, 100 गज का भी मकान है, वो ग्राउंड फ्लोर इंटायरली कार पार्किंग के लिए बनाते हैं और ऊपर 3 स्टोरीज की उन्होंने परमिशन दे दी। तो उससे ये हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन है, लोगों की 3 फैमिलीज है वो छोटे से मकान में रहने लगी और गाड़ियां जो है वो रोडों पे भी पार्क नहीं हुई। तो अपडेट बायलॉज को भी होना चाहिए जी। हमें अपने लिए रास्ते निकालना पड़ेंगे, रास्ते नहीं होंगे तो फिर काम नहीं होगा। ये जो कह रहे हैं ना जी, मैंने वर्ल्ड बैंक की तरफ से काम किया है काबुल ढाका में। एग्जैक्टली मैंने वहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक स्टडी जब मैं कर रहा था, यही हुआ कि वो जो लोग एक घर में रह रहे थे 1000 गज के, उनको ऊपर टॉप पे जो पेंट हाउस हैं उन्होंने 2 या 3 पेंट हाउस ले दिए। वो बड़ा हैप्पी, और नीचे उनके घर पे के आमदन भी हो गई और पूरा सोसाइटी में डिसिप्लिन भी आ गया। दिस इज इट एग्जैक्टली, आई हैव सीन इट इन ढाका। राइट, चलिए सर, प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के हवाले से, और खासकर जो सिंध के अंदर थोड़े से मसाइल ज्यादा जो है वो जन्म ले रहे हैं, और उनको अगर जरा टाइमली टैकल कर लिया जाए तो क्या सिचुएशन आ सकती है? प्लीज जरा। देखिए, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि कराची वो शहर था कि जहाँ पे हाई राइज का कॉन्सेप्ट आया था। इनके पास मेजर डेवलपर्स की जो मेन फोकस है वो कराची में था। वो तो अब मजबूरी में शिफ्ट हो रहे हैं, इस्लामाबाद भी शिफ्ट हुए हैं, कराची के, लाहौर भी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इनको जो है एक इंसेंटिवाइज किया जाए, और उससे भी बढ़ के जो मेरी आबाद के दोस्तों से बात होती है, इनको इज्जत दी जाए। हमने इस मुल्क में कैपिटलिस्ट को, सरमायादार को गाली बना दिया। नहीं, सरमायादार ही इंडस्ट्री लगाता है, सरमायादार ही बिल्डर होता है। और दूसरा ये कि हमें रॉ मटेरियल सोसाइटी में इज्जत दें आप। सर, रॉ मटेरियल के ऊपर भी प्लीज कमेंट कर दें कि रॉ मटेरियल जो हमें अभी तक इंपोर्ट करना पड़ता है, अभी हम कब तक खुद कफील होंगे? वो भी जरा इन्वेस्टर्स की बात। देखिए, मैंने आपसे कुछ तो गैर जरूरी तौर पे है, जैसे स्टील की हमने बात की, 2 स्टील में उनको तो कम से कम गवर्नमेंट 24 आवर में रिवाइव करने की बात करें तो 2.5 मिलियन टन की कैपेसिटी तो कल आ जाएगी। उनको शायद लगा दें, बाकियों को भी लगा दें कि जी हम आपको प्राइवेटाइजेशन हो या कोई भी सोल्यूशन है यहाँ पे जरूरत है। स्टील मिल तो प्राइवेटाइजेशन हो चुकी थी, आज भी हो सकती है। द्वार की ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में है। बाकी जो स्टील है, अमरेली या जो भी है मुगल वाला, उनसे भी कहा जाए जी हम आपको सपोर्ट करेंगे। एक तो रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड के बजाय लोकल पे ज्यादा शिफ्ट हो, और दूसरा आप कैपेसिटी को बढ़ाएं, तो वो काम हो सकता है। अब्दुर्रहमान साहब, आपने कहा कि ओवरऑल स्टील के हवाले से जो है वो बात हो रही है, तो क्या ये काफी है जो जितने इन्होंने सोल्यूशन बताए, या फिर मजीद इस पे काम करने की जरूरत है? एक्चुअली क्या कहते हैं, आयरन ओर से स्टील बनाना, ब्लेड बनाना, ये मेजर है जिसकी यहाँ पे इस वक्त जो 2 मिल्स थे वो बंद पड़ी, उनको रिवाइव और उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। दूसरी में एक और अपील होगी, वो ये कि एक इनकम टैक्स के अंदर होता है 236W, जिसके अंदर जब रजिस्ट्री आप कराते थे तो 3% दिया करते थे, तो नो क्वेश्चन आस्क होते थे अबाउट दी सोर्स ऑफ मनी। जब से वो बंद हुआ है तो इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल कम हो गई है। अगर गवर्नमेंट वो दोबारा रिवाइव कर देती है तो ये बिल्कुल अश्योर्ड रहे गवर्नमेंट की दोबारा इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी फ्रॉम द बिल्डर्स, डेवलपर्स एंड द जनरल पब्लिक एज वेल। राइट, आज के प्रोग्राम में अब्दुर्रहमान साहब ने अपील काफी की है, अपना एनालिसिस कम किया है। ज़ैनब साहब, लास्ट पॉइंट, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान का होल, अगर बात करें, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की। हैबिटाट की हम बात करते हैं ना, हैबिटाट की, घर की बात हम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन की बात आती है, हैबिटाट की बात करते हैं, शहर इज हैबिटाट, सेटलेट टाउन, वहाँ पे तो प्राइमरी कंसिडरेशन ही टाउन प्लानर्स करते हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली भी है, पानी भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, सड़कों की
विथ साइजेज वगैरह जो हैं और उसको इंश्योर किया जाता है. दिस इज द की जो हमारे मुल्क में अभी तक उस पर थोड़ा सा आप देखें कराची में फ्लाईओवर्स बने हैं ना, इट मेड डिफरेंस. तो ये चीजें जो है ना ये बिल्कुल एक प्राइमरी की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो जब सैटेलाइट टाउन या शहर हो या उनको. थैंक यू सो मच बेगम साहब, हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया. अब्दुर्रहमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों ने वक्त दिया. ओवरऑल दिखाई ये देता है कि जब हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं तो कंज्यूमर भी खुश रहना चाहता है, बिल्डर भी खुश रहना चाहता है और जो इन्वेस्टर है वो भी खुश रहना चाहता है. बिल्डर को भी चाहिए थोड़ा अपने प्रॉफिट में से मार्जिन को कम कर ले और चीजों को बेहतर कर दे, और हमारे पास इन्वेस्टर्स को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो चीजों को बेहतर करके जो पैकेज आया हुआ है एटलीस्ट उससे सबको फायदा मिले. दैट्स ऑल. प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज.